आज तक कोई नेता एजुकेशन पर काम नहीं कर रहा है। तो सबसे बड़ा घोटाला जो आप बोल रहे हैं या बड़ा भ्रष्टाचारी जो हो रहा है वो अंचल में हो रहा है। 1947 के बाद माइनॉरिटी का कोई अगर एहतजाज हुआ है सबसे बड़ा तो किशनगंज का है, एमयू का। अतिक्रमण मुक्त होगा बहादुरगंज। झांसानी चौक से लेकर कॉलेज चौक तक समथिंग जो जाम की समस्या होती है वो सिर दर्द है एक बहादुरगंज का, उसके लिए कहाँ तक क्या कुछ हो पाया? देखिए हम लोग ये अगर अफसर लोग या प्रशासन के लोग और अगर हमको साथ दे दे तो अतिक्रमण हटाने में एक दिन काफी है, 24 घंटा जगह। मैं तो अभी आधा अतिक्रमण मुक्त करा दिया बहादुरगंज को, आधा मुक्त कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूटेशन होना चाहिए तो 5,000 6,000 एक आदमी 1,10,000 भी दिया हुआ कि मैं म्यूटेशन के लिए 1,10,000 भी दे रहा हूँ। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए, बीडीओ साहब का ऑफिस में 400 रुपया लेता है। जब चुनाव का वक्त आता है, चाहे छोटे लीडर हो या बड़े लीडर की बात करें, चुनाव में सगुफा दिया जाता है कि भ्रष्टाचार बंद किया जाएगा, रिश्वतखोरी दलाली को खत्म किया जाएगा। ये सिर्फ चुनावी बात बनकर क्यों रह जाती है? कोई भी नेता हमको ये बताइए कि नेता आज तक चुनाव लड़ा, अपना मैनिफेस्टो दिया, बताइए किन और किस नेता का नाम बता रहा है? एमपी को ले लिए, एमएलए को ले लिए, किसी ने मैनिफेस्टो आज तक जारी नहीं किया, तब उसको आप सवाल कैसे पूछेंगे? आज भी कोई नेता आ रहा है इलेक्शन लड़ने, मैनिफेस्टो दीजिए, 5 ही मैनिफेस्टो दीजिए ना, 10 ही दीजिए, 10 ही दीजिए। आप दीजिए कि मैं जीतूंगा तो ये काम करूंगा। देखिए सरकारी स्कूल ही एक स्कूल है जो आपके बच्चे को सही तालीम दे सकती है। मेरा किताब का पैसा आपको मिल जाए, आप खा करके किताब का भी पैसा वो खा जाइए, यूनिफॉर्म का भी खा जाइए आप यहीं खा करके ही मर जाइए। ये आपको नीतीश कुमार से अच्छा कोई नेता हमको आज तक नहीं मिला। अब तक जो नीतीश कुमार ने जो दिखाया है अपना कार्यकाल को, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। मेरे किशनगंज को जो देगा मैं उसी को दूंगा। मेरे किशनगंज को हम किशनगंज के वासी हैं, हमारे किशनगंज को जो सबसे ज़्यादा देगा मैं उसका कायल हूँ। तो पैदा हुए हैं तो गुमनाम मत मर जाइए। खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, भट्टा चल रहा है, अवैध धुआं फेंक रहा है, हमारा पोल्यूशन हो रहा है, बच्चे का दमा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। ये सारी चीज़ कैसे चल रहा है? सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव, आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी बात केडीबी लाइव के साथ। आज हमारे स्पेशल मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं बहादुरगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि वसीकुर रहमान साहब। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं केडीबी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया रबी साहब, केडीबी का भी आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया और आपके चैनल को का जो प्रख्याति है, जो प्रसिद्धता है, ये आपको और बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत सारे सवालात होने हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये रफ्ता हम बात करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हम वसीकुर रहमान साहब से करना चाहेंगे कि सियासत में जो पहला कदम आपका था तो वो किस तरह से सियासत में एंट्री हुई थी आपकी? तो मैं सियासत में कभी एंट्री लिया नहीं, मैं हमेशा समाज सेवा को ही अपना काम समझा और उसी काम को चलते चलते यहाँ तक आ गया कि लोग उसको सियासत बोलने लगे और राजनीति बोलने लगे। इसी को लोग सियासत और राजनीति बोलते हैं। असल मकसद जो भी नेता होता है उसका काम होता है खिदमत करना, समाज का सेवा करना और निस्वार्थ करना, और ये काम मैं पिछले 2009 से कर रहा हूँ। शुरू से ही मैं जब काम करने लगा तो शुरू में हमारा काम करने का पहला जो काम था वो अलीगढ़ मूवमेंट को आगे लेकर के आना, और उसी में हम लोग को बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली, जो किशनगंज में अलीगढ़ को कायम करने में हम लोग 224 एकड़ ज़मीन लिए, जिस मूवमेंट का नाम किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट है। अभी किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट चल रही है या फिर उसकी नहीं है? उसका मूवमेंट का उसका कोई भी काम होता है। अभी पिछले 19 की बात है, 18 की बात है, जब फिर स्टूडेंट पर यहाँ मारवाड़ी कॉलेज में जब मुकदमा हुआ और मूवमेंट फिर वहाँ पे सामने आई और उस सारे लड़कों को जेल से छुड़ाने का काम मूवमेंट ने किया। उसके बाद सब डिवीज़न का भी काम हुआ, जो उसके लिए हम लोग पैदल मार्च किए, उसमें भी मूवमेंट आगे रहा। मूवमेंट कभी रुका नहीं है। मूवमेंट को कोई काम होता है तो उसके लिए मूवमेंट आगे आती है। एमयू की जब लड़ाई आपने, उसमें अध्यक्ष भी आप ही थे, हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा उस याद को ताज़ा किया जाए व्यूअर्स के सामने कि किस तरह से वो सोच आई थी, फिर किस तरह से सारी चीज़ें। इससे पहले मैं और भी मीडिया को मैं बता चुका हूँ कि 2008-9 में जब मनमोहन जी की सरकार रही थी, तब वहाँ पे सच्चर कमेटी एक रिपोर्ट बना था। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अल्पसंख्यक की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति जो है उसका बिल्कुल पिछड़ों से भी बदतर है।
और पिछड़ों से जब बदतर है तो उसको ऊपर आने के लिए क्या करना होगा, इसको सबसे पहले तालीम दी जानी चाहिए। एजुकेशन जब होगा तो अपने आप कोई भी कौम ऊपर आ सकता है, कोई भी समुदाय ऊपर आ सकता है। तो उसके लिए पहल किया गया कि अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा जो माना जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको उसकी साख को 3 स्टेट में दिया जाए, जिससे कि केरल में और बंगाल में और बिहार में। तो बिहार का जब चुनाव हुआ तो वो सबसे ज़्यादा कटिहार के तरफ ये हुआ, उसका चिन्हित किया गया। लेकिन कटिहार के प्रशासन या जो जिला लेवल का प्रशासन है, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर वहाँ से हमारे पॉलिटिकल लोग जितने भी थे, जो नेता थे, तस्लीम साहब वगैरह जितने, ये लोग लेकर के किशनगंज आए। लेकिन लाने के बाद यहाँ पर भी प्रशासन का वही रवैया रहा कि ज़मीन उनको दिया नहीं गया। एएमयू को ज़मीन सरकारी रहने के बावजूद भी, काफ़ी कोशिशें करने के बावजूद भी, वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इसी तरह से कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जो बहादुरगंज में हमें मुलाकात हुई। तो हम लोग उस वक्त पढ़ लिख करके ऐसे बैठे हुए थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, बेरोज़गार जिसको कहते हैं अभी भी है। तो वो बोला कि तुम लोग जब इस तरह का पढ़ लिख करके बैठे हो तो अलीगढ़ के लिए कुछ काम करनी चाहिए। तो हम लोग कहे कि क्या काम? तो बताया कि अलीगढ़ कटिहार से भी गया, फिर हमारा किशनगंज से भी चला जाएगा। ये बड़ी दुख की बात होगी मतलब हम लोग के लिए कि कोई नेता तो काम करता नहीं है सब एजुकेशन पर। आज तक कोई नेता एजुकेशन पर काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग कुछ कीजिए। तो हम लोग वहाँ पे उस वक्त एक अंसार साहब थे मेरे दोस्त, और अफसार सिद्दीकी हमारे साथ रहते थे जो अभी इंतकाल कर चुके हैं। उन्होंने हम लोगों को बोला कि जब कुछ काम हम लोग करते हैं तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए हम लोगों को। तब वहीं से हमारा मूवमेंट चालू होता है। वहाँ से जब चरका में वो लोग काम करते थे, उसके साथ हर प्रखंड लेवल पे उसका टीम थी, उस टीम के पास हम लोग गए। फिर वहाँ हमको पुठिया सबसे पहले गए, ठाकुरगंज के बाद पुठिया। वहाँ डॉक्टर शमीम साहब मिले जो हमारे सचिव रहे बाद में। ये सब लोगों को ने मिल करके जब हम लोग 208 जगह मीटिंग या सभाएं की, वो सब करने के बाद फिर 2011 तक ये मूवमेंट चला। और इस बीच में 2 अक्टूबर से पहले अगस्त सितंबर तक हम लोग मूवमेंट चलाते रहे। अकेले स्टूडेंट जितने भी थे ये लोग चलाए। फिर नेता लोगों को जोड़ने की बात आई तो सारे नेताओं को जोड़ा गया। वो सब नेता अपना पार्टी का झंडा छोड़ करके और अपने स्वार्थ को छोड़ करके और एएमयू के लिए आगे आए। और आगे आने के बाद मूवमेंट बहुत बड़ा हुआ, जो आपको इतिहास, किशनगंज के इतिहास में ऐसा मूवमेंट हुआ ही नहीं। इतिहास भी गवाह है 1947 के बाद माइनॉरिटी का कोई अगर एहतजाज हुआ है सबसे बड़ा तो वो किशनगंज का है, एएमयू का। और वो जिसमें ट्रेन रोका गया और हाईवे भी जाम किया गया, NH-31 को भी जाम किया गया। ट्रेन को लगभग 15 घंटे के लिए जाम कर दिया गया था। इस वजह से प्रेशर हुआ। जब प्रेशर हुआ तो फिर बिहार सरकार को झुकना पड़ा और ज़मीन देने के लिए फिर हम लोग से वादा किया गया कि 2 महीना 3 महीना हम लोग ज़मीन, तो 45 दिन का वादा हुआ। उसके बाद अक्टूबर को हम लोग को ज़मीन दी गई 2011 को। 30 अक्टूबर 2011 को हमको ज़मीन मिली। ज़मीन मिलने के बाद फिर हम लोग को जब कांग्रेस ने कहा कि अगर बिहार गवर्नमेंट उस वक्त 2008-9 में जब सोनिया गांधी आई थी तो उन्होंने बताया था कि अगर ज़मीन बिहार गवर्नमेंट दे देती है, मुहैया करा देती है, तो 450 करोड़ हमारे पास फंड है इसके लिए। लेकिन जब 2011 में हमको ज़मीन मिल चुकी तो सर नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, कम प्रेशर में ही से ज़मीन दिए। इस बीच में उन्होंने फिर क्या कहते हैं कृषि विद्यालय भी बना दिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया वहाँ पे कि 12 और 13-14 का मार्च अप्रैल में हमारा इलेक्शन होता है, तो 2 साल 6 महीना तक हमको कांग्रेस एक भी फंड नहीं दिया। जबकि 2014 का जनवरी में सोनिया गांधी जो इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग करने आई थी तो फिर शिलान्यास करने के लिए आई और सिर्फ वहाँ पे 136 करोड़ का वादा करके फिर चली गई थी। लेकिन पैसा एक भी रिलीज नहीं किया था। लेकिन पैसा 10 करोड़ उसमें आया जो, तो ये आया आपको फिर मोदी गवर्नमेंट में, मतलब भाजपा की गवर्नमेंट। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दी नहीं तो फिर इस पर उम्मीदें करना बेकार है। उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि इन्होंने ही हमारे फाइल को कभी HRD मिनिस्ट्री, कभी आपको राष्ट्रपति, कभी कहीं हम लोग को बहुत घुमाया। MUCC के जितने भी हमारे
लोग थे हमारे साथी जो दिल्ली में काम करते थे, आपको वहाँ पे दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन होता था, उन लोगों के साथ हम लोग कई बार, कैफी भाई लोग, हम लोग सब कोई गए, प्रेसिडेंट के पास गए, वहाँ सोनिया गांधी के पास गए, मनमोहन सिंह जी के पास गए, कपिल सिब्बल के पास गए, सारे जगह जाने के बाद अभी ये चार्ट हम लोग को इतना सिर्फ दिलासा दिया कि अब हो रहा है, अब हो रहा है, लेकिन फाइल टच का मस नहीं हुआ और ना एक भी पोस्ट सेंक्शन किया गया एएमयू के लिए। ये सारी बातें दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने जिस पर विश्वास किया वही हमको धोखा दिया और फिर उसका मतलब ठिकरा जो बदनामी है दूसरों पर ये लोग दे रहे हैं। काम अपने नहीं आता है किन्हीं को करने के लिए, दूसरे पर दे रहे हैं। अभी आप रहा कि उसके बाद उसको अगर दे देता तो ये सब केस वगैरह या फिर अभी इंजेक्शन नहीं लगता जो आपके एनएमसीजी द्वारा, एनजीटी द्वारा लगाया गया है। फिर ये भाजपा के जो लोग हैं, मुकेश हेम्ब्रम इस पर केस करते हैं। मुकेश हेम्ब्रम जो कल्याण समिति का सदस्य था और अभी भाजपा से जुड़े हैं और उस कल्याण समिति आश्रम का और भाजपा का जो विंग है ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इसमें जायसवाल भी जी का भी उनका बहुत करीबी है मुकेश हेम्ब्रम और उनका सचिव, उनकी वाइफ इनकी सचिव भी है। ये सारा खेल जो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग यहीं के पॉलिटिशियन लोग कर रहे हैं। ये इन लोगों को चाहिए कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर इस तरह का मतलब एलिगेशन या इस तरह का कोई झमेला लगा करके इंस्टीट्यूशन को रोकना, ये कहाँ तक आप लोगों की मतलब विद्वानता का दर्शाता है। अगर आप लोग के पढ़े लिखे लोग हैं, एमपी साहब हो चाहे विधान पार्षद जी हो, इन लोगों को आगे आकर के इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसमें झमेला लगा कर उसको बंद करने का कोशिश किया है। मैं आपके माध्यम से दोनों को मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग काम कीजिए, ना कि काम को रोकने का काम करने के लिए। लोग समझ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं, सारे लोग समझ रहे हैं ये कौन एलिगेशन लगा रहा है, कौन इसमें झमेला लगा रहा है, कौन केस करवा रहा है, कौन वहाँ पे जाके झोपड़ी बनवा रहा है, ये सारे लोग समझते हैं। बीच में आदिवासी लोगों का जो ये भाई आप सोच रहे हैं ना कौन करवा रहा है, आप भी बता सकते हैं कौन करवा रहा है। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ ना, आप भी बोल सकते हो, लेकिन ये लोग कर रहे हैं लोगों को सियासत करने के लिए, मतलब अपना पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। अरे भाई कोई भी इंस्टीट्यूट खुल रहा है तो खुलने दिया जाए, वहाँ पे तो बच्चे ही पढ़ेंगे ना, कौन लोग पढ़ेंगे। चलिए हम स्थानीय मुद्दों पे आना चाहेंगे। चुनावी मैनिफेस्टो में आपका था अतिक्रमण मुक्त होगा बहादुरगंज, झांसानी चौक से लेकर कॉलेज चौक तक समथिंग जो जाम की समस्या होती है वो सिर दर्द है एक बहादुरगंज का, उसके लिए कहाँ तक क्या कुछ हो पाया? देखिए हम लोग आज से 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ तक कि एसडीओ साहब को भी लेटर दिए और एसडीओ साहब ने सीओ साहब और थाना प्रभारी और हमारे एग्जीक्यूटिव जो है नगर कार्यपालक अधिकारी दोनों को कहा कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए तुरंत, मतलब त्वरित उसको खाली किया जाए जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं। और इसके लिए मैं मैनिफेस्टो में अपना दिया हुआ कि अतिक्रमण मुक्त करूंगा और जाम को भी इसका हल करूंगा। तो हम लोग उस दिन निकले भी मुझे लोग और ये लोग गए भी, 1 घंटा, मात्र 1 घंटा हमारा मिशन चला अतिक्रमण हटाने का। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल अप्रोच करने लगे लोग जो हमारे ये मतलब जो वहाँ मजिस्ट्रेट थे या अंचलाधिकारी थे, खास करके उनको लोग इतना प्रेशर किए कि वो वहाँ से उनको फोर्स लेकर के कोई बहाना बना के भाई आज नहीं फिर दूसरे दिन करेंगे। ये अगर अफसर लोग या प्रशासन के लोग और अगर हमको साथ दे दे तो अतिक्रमण हटाने में 1 दिन काफ़ी है, 24 घंटा जगह। मैं तो अभी आधा अतिक्रमण मुक्त करा दिया बहादुरगंज को, आधा मुक्त करा। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आधा अतिक्रमण का। नगर की कई और सारी समस्या हैं जो सिरदर्द है, जैसे शुद्ध पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, सार्वजनिक शौचालय की सुविधा नहीं है, जमीन म्यूटेशन की अगर बात करें तो बहुत सारे जमीन के नाम पर जो चल रहा है वो सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मेरे तरफ से मैं प्रयासरत हूँ इसके लिए, और अभी से नहीं पहले से भी हूँ, क्योंकि पहले मैं किसी चीज़ में नहीं था, अभी आया हूँ। तो सबसे बड़ा घोटाला जो आप बोल रहे हैं या बड़ा भ्रष्टाचारी जो हो रहा है वो अंचल में हो रहा है, म्यूटेशन में। इसमें कोई दौरा नहीं, आप भी जाइए एक म्यूटेशन करने के लिए दीजिए। अभी मेरे पास 6 महीना पेंडिंग का एक म्यूटेशन का अभी आया मेरे पास कंप्लेन। मैं सीओ साहब से बात भी किया तो बताया कि मैं ठीक है इसको तुरंत कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उसके वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, जो सीओ साहब से नीचे सीआई हो या कर्मचारी हो या और भी जो डेली इस पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत हैं वहाँ पे जो अपने इतनी उगाही कर रहे हैं, लोग इतनी उगाही कर रहे हैं कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूटेशन होना चाहिए तो 5,000 6,000 एक आदमी 1,10,000 भी दिया हुआ कि मैं म्यूटेशन के लिए 1,10,000 भी दे रहा हूँ।
इससे पहले जो सीआई थे, इससे पहले क्या नाम था उनका, सतीश कुमार दास, इन्होंने इतना बड़ा घोटाला किया है, अगर इस पर जांच हो जाए तो ये सलाखों के पीछे होगा। लेकिन ये लोग कोई नहीं करवा रहा, ना अंचलाधिकारी करवा रहा है, ना कोई ऑफिसर इनको करवा रहा है। इनके बारे में बहुत सारा घोटाला सामने भी आ चुका है। आज अखबार में एक खबर आई है म्यूटेशन को लेकर, जो कि बहुत काम की है। उसमें कहा गया है कि अब जितने ऑनलाइन होंगे और अगर किसी को रिजेक्ट किया जाता है तो उसका सूचना पार्टी को देना पड़ेगा, और लिखित में सूचना अंचल से पार्टी को देना पड़ेगा। इसको किस संदर्भ में आप देख रहे हैं जो आज के ये तो आज अखबार में दिया तब आप देख रहे हैं, इससे पहले भी इस तरह का प्रावधान है। इससे पहले हाँ, पहले भी है। ऐसा नहीं कि आज पहली बार ऑनलाइन आप म्यूटेशन कर रहे हैं तो सारा चीज़ तो ऑनलाइन हो रहा है। आप यहाँ से बैठ के देख सकते हैं मेरा म्यूटेशन का स्टेटस क्या है, पेंडिंग में है या रिजेक्ट में है या किसी चीज़ में भी है, आप देख सकते हैं। पढ़े लिखे लोग तो देख रहे हैं, और उसका स्क्रीनशॉट या उसका कोई भी पीडीएफ आप भेज सकते हैं हमको। पीडीएफ में हो रहा है, ये तो आज कितने साल पहले से हो रहा है। नहीं, उसकी लिखित जो है सूचना नोटिस के तौर पर देना पड़ेगा पार्टी को। ये पहले से भी प्रावधान है, ये चीज़ लोग जान नहीं रहे थे, आज अखबार वालों ने छापा है। ऐसा नहीं कि आज ये कानून पास हुआ, ये छापा अखबार वाला आज है, क्योंकि हो सकता है कि अखबार वाले को आज पता चला है, या आपको भी आज ही पता चल रहा है। हम लोग को तो पहले से मालूम है कि अगर रिजेक्ट होगा तो हमको वहाँ पे रिजेक्ट का काउज देगा, कारण देगा कि क्यों हमारा रिजेक्ट हुआ। लेकिन पेंडिंग में रख दी जाती है रिजेक्ट भी। हाँ, पेंडिंग में इसलिए रखती है कि ना आपको रिजेक्ट किए ना एक्सेप्ट किए, पैसा दीजिएगा तो एक्सेप्ट, नहीं तो पेंडिंग में रहेगा। ये सारी चीज़ें कैसे बंद हो सकता है, इसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए जनता को? इसलिए कि यहाँ का नेता और जो पदाधिकारी जो है और जो बड़े नेता हैं, जो क्या कहते हैं एमएलए एमपी जितने भी लोग हैं, इससे ऊपर जो आपको पूरा प्रखंड को देख रहे हैं, इसमें इन लोगों को संज्ञान भी लेनी चाहिए। और इन लोगों का कहना है, जैसे कि इसका सबूत तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमको हर जगह में हमको अपना पीसी देना पड़ता है। मतलब हर जगह, मतलब हर नेताओं को पीसी जा रहा है। कुछ दिन पहले हम नगर पंचायत में भी हमको पीसी के बारे में बताया कि यहाँ से भी हमारा फलाना साहब को हमारा पीसी जा रहा है, 50,000 1 लाख रुपए महीना जा रहा है। डायरेक्ट मीडिया वाले यूट्यूबर वाले थे वहाँ पे, सुने भी ये बात कि डायरेक्ट हमारा स्टाफ बोल रहा है कि उसको हम लोग पैसा देते हैं। तो यहाँ पे जो अंचल में जो हो रहा है ना घोटाला, ये जो भ्रष्टाचारी हो, ये सब नेताओं के द्वारा हो रहा है। उन लोग एक म्यूटेशन पे 1,000 रुपया लेता होगा, और ये लोग यहाँ पे 5,000 लेता होगा। अगर वहाँ 1,000 लेता है तो उसको भी 1,000, 5 प्रोसेस से गुजरता है, 5 आदमी को जाता है पैसा। अगर ये सारे नेता कह दे कि आज से 1 रुपया म्यूटेशन में नहीं ले, और बोल दे सीओ साहब को फ़ोन करके, और एक नोटिस टंगवा दे कि वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूटेशन होगा, और ये कागजात आपको म्यूटेशन में लगेगा, और ये हमारा कंडीशन है, वो लिख के चिपका दे, और कौन म्यूटेशन कहाँ, कौन स्टाफ है, इसका भी नाम दे दे, उसका भी नंबर वहाँ पे दे दे, काउंटर बना दे ना। यहाँ पे तो फाइल लेकर के वो अपने घर में बैठा हुआ है, सीओ साहब का सिर्फ ऑफिस है, बाकी किसी का ऑफिस नहीं है जो म्यूटेशन कर रहा है। रसीद काटने जाए तो सिर्फ उसका रसीद का एक ऑफिस बैठा हुआ, वहाँ पे भी अलग से आदमी बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी अभी अगर अंचल में और प्रखंड में हो रहा है तो म्यूटेशन में हो रहा है। एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए, बीडीओ साहब का ऑफिस में 400 रुपया लेता है, नहीं तो आपको मैं प्रूफ के साथ बता दूं कौन आदमी से लिया है। उसके बाद हमारा नगर का ऑफिस में लेता है 400 रुपया, उसके बाद तब जाके आपका प्रोसेस होता है। जन्म प्रमाण में 400 रुपया, उसमें 400 रुपया यहाँ, 400 रुपया वहाँ, क्यों लेगा कोई? जब चुनाव का वक्त आता है, चाहे छोटे लीडर हो या बड़े लीडर की बात करें, चुनाव में एक सगुफा दिया जाता है कि भ्रष्टाचार बंद किया जाएगा, रिश्वतखोरी दलाली को ख़त्म किया जाएगा। ये सिर्फ चुनावी बात बनकर क्यों रह जाती है? ये चुनावी बात तो नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैं चुनाव के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने बड़े लीडर तमाम तरह की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग तो, ये लीडर जो होते हैं ना, खासकर लीडर, अभी उन लोग को नहीं बोलना चाहिए जो इस तरह की बात करते हैं। जो अगर इस तरह के बताए कि मैं चुनाव में इस तरह, कोई भी नेता हमको ये बताए कि नेता आज तक चुनाव लड़ा, अपना मैनिफेस्टो दिया, बताइए किन और किस नेता का नाम बता रहा है? एमपी को ले लिए, एमएलए को ले लिए, किसी ने मैनिफेस्टो आज तक जारी नहीं किया, तब उसको आप सवाल कैसे पूछेंगे? आज भी कोई नेता आ रहा है इलेक्शन लड़ने, मैनिफेस्टो दीजिए, 5 ही मैनिफेस्टो दीजिए ना, 10 ही दीजिए, 10 ही दीजिए। आप दीजिए कि मैं जीतूंगा तो ये काम करूंगा, वो तो खुला रह जाता है ना। अब वो उसको आप बांध नहीं पा रहे हैं। वो तो बोला कि मैं तो कोई वादा ही नहीं किया था, मैं वादा किया हूँ। 10 मेरा मैनिफेस्टो में 10 पॉइंट है, मैं 10 पॉइंट में 3 पॉइंट पे तो मैं काम उतर गया हूँ, सफाई पे उतर गया हूँ, हम क्या कहते हैं अतिक्रमण पे आ ही गया हूँ, स्वच्छता पर मतलब वो जल नल योजना पर आ ही गया हूँ।
ये सारा काम मेरा प्रोसेस पे ऑनलाइन हो गया। जो काम पेंडिंग था वो काम मैं एक्टिव करा दिया हूँ। शुक्र रहमान की जो एक छवि है, काफ़ी जुझारूपन है। आज आप मुख्य पार्षद हैं, उससे पहले भी आपकी जो छवि है, हमेशा समाज के हर एक मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े। शिक्षा को लेकर चूँकि MU के लिए आप बात की, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो लोकल स्कूल है, सरकारी स्कूल, चूँकि गरीबों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन आज सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो किसी की आंखों से छुपी नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे इन सारी सिस्टम को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए? देखिए, सरकारी स्कूल ही एक स्कूल है जो आपके बच्चे को सही तालीम दे सकती है। क्यों? क्योंकि उस स्कूल का जो शिक्षक होते हैं वो उसके पास उतनी योग्यता होती है तब जा कर के वो शिक्षक बनते हैं, है कि नहीं? लेकिन उस योग्यता का उपयोगिता हम नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि हम जो गरीब आदमी जो बोल रहे हैं मैं गरीब हूँ, मेरा बच्चा कैसे पढ़ा इतना बड़ा स्कूल में। एक कॉन्वेंट में जो स्कूल है वहाँ पे 11th पास टीचर है, लेकिन यहाँ ग्रेजुएट टीचर है हमारे यहाँ। कोई भी अगर टीचर है हमारे पास सरकारी स्कूलों में ग्रेजुएट है, या तो फिर ट्रेंड है, B.Ed किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ सारा चीज़ है, लेकिन है वो बिल्कुल एक्सपर्ट टीचर आता है। लेकिन वो कन्वेंट में जो आ रहा है वो एक्सपर्ट नहीं होता है। वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करके, थोड़ा सूट बूट लगा करके, थोड़ा इंफ्रा बढ़िया रहता है, इसी वजह से लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन पढ़ना असल तो स्कूल में, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैं आज तक कन्वेंट में गया ही नहीं। तो कैसे मैं पढ़ के आगे बढ़ा? पढ़ने से ज़्यादा क्या होता है आपके लाइफ में प्रैक्टिकल। पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं पढ़ने से ज़्यादा गढ़ना चाहिए। पढ़ना जरूरी है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना बच्चों को, तब ना वो एक्टिव होगा। पढ़ लिख लिया, मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन हमारा हो ही नहीं रहा है कहीं पे, तो मेरा पढ़ना बेकार है। और मैं यहाँ के अभिभावकों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, गार्जियनों के, आप जब आपके स्कूल बगल में है तो वहाँ आपकी एक कमेटी होती है, जो वहाँ के मेंबर या मुखिया जो भी होता है उसका कमेटी का अध्यक्ष सचिव होता है। दूसरा, आप उसके मेंबर भी होते हैं, और गार्जियन मीटिंग भी होता है, महीने में करना चाहिए। तो गार्जियन मीटिंग में आप लोग मीटिंग करके बताइए कि मेरे बच्चों को क्या पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या मेरे बच्चे पढ़कर अब तक कहाँ तक पूरा सेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा सबक पढ़ रहा है, या पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये सारे क्वेश्चन या सवालात अगर रखेंगे आप कमेटी, स्कूल की कमेटी में, और बच्चे को लाएंगे और बच्चे का डिसिप्लिन वहाँ पे देखा जाएगा कि बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, खाना कैसा बन रहा है। लेकिन यहाँ के लोग क्या करते हैं, मेरे बच्चे को खाने का पैसा आया ही नहीं है, मेरे बच्चे का यूनिफॉर्म का पैसा हमको क्यों नहीं दिए, मेरे बच्चे को हाजिरी सिर्फ लगवा करके भिजवा दीजिए, हमको सिर्फ खिचड़ी चाहिए और कपड़ा चाहिए। जब आपको कपड़ा और खिचड़ी पर आप महदूद रहना चाहते हैं, आपकी नीयत अगर वैसी है तो आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा, चाहे आप कन्वेंट में कहीं पे दे दीजिए। ये हमारी कमी है, टीचरों की कमी हम नहीं मानते हैं उसको, ये हमारी कमी है, हमारे अभिभावकों की कमी है कि मैं अपने बच्चों का जो ड्रेस का जो पैसा है, किताब का जो पैसा है मेरे अकाउंट में आ जाए, मैं उसको खर्चा। कितना पैसा आता हुआ 1000, 2000, 500, 1500, ये 1500, इतना पैसा लेकर के आप मुतमईन हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि मेरा अनमोल जो है शिक्षा, मेरा पढ़ाई है, उस चीज़ को आप भूल जाते हैं कि जो अनमोल है, मेरा बच्चा आज अगर पढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, UPSC कंप्लीट कर ले, IAS कंप्लीट कर ले, BPSC कंप्लीट कर ले, ये सारा काम नहीं चाहते आप, क्योंकि आपका वहाँ का उतना आपका तसव्वुर ही नहीं है। आपका तसव्वुर सिर्फ ये है कि मेरा खिचड़ी का पैसा आ जाए, मेरा क्या कहते हैं, मेरा यूनिफॉर्म का आ जाए, मेरा किताब का पैसा हमको मिल जाए, आप खा करके किताब का भी पैसा वो खा जाइए, यूनिफॉर्म का भी खा जाइए, आप यहीं खा करके ही मर जाइए। स्थानीय मुद्दों से जरा हम हटना चाहेंगे और बिहार की सियासत पे हम कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। वैसे कौन सी ऐसी पार्टी है, हालांकि किसी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं नहीं, जो आपकी पसंदीदा कहा जाए, या कौन सा ऐसा नेता है, बड़े लीडर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री हुए, उप मुख्यमंत्री हुए, कोई का पसंदीदा हो जिसे आप पसंद करते हैं? जी अच्छा, ये तो व्यक्तिगत तौर पर पार्टी तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं विशेष तौर पर अब तक मैं बिहार में जो एक नेता और एक प्रशासक या फिर कहीं एक राजनेता के तौर पर मैं देख रहा हूँ, अब तक मेरे होश व अकल से, ये आपको नीतीश कुमार से अच्छा कोई नेता हमको आज तक नहीं मिला कि वो इस तरह बिहार को चलाए कि कभी उसको सियासत में। देखिए क्या होता है, सियासत करने के लिए एक बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है, जो लोग उसको विपक्षी पार्टी उसको बढ़ा चढ़ा के उल्टा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन अब तक जो नीतीश कुमार ने जो दिखाया है अपना कार्यकाल को, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। इसलिए कि अभी किशनगंज को ले लीजिए, किशनगंज आज़ादी का अब तक मोटा मोटी 70, 72, 73 साल हो गया ना।
कांग्रेस की ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनी है ज़्यादा सरकार तो आप ये देखिए महानंदा नदी पर कितने ब्रिज हैं हमारे किशनगंज में। एक मात्र महानंदा 1965 में बनी है। 1965 अभी भी जो जाता मतलब ट्रक या गाड़ी जाती है तो हिलने लगता है। क्या अब तक उसके बाद एक भी पुल नहीं बनना चाहिए था? आज इतना जो जाम हो रहा है, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये किस सरकार की कमी है, किन लोगों की कमी है, किस पार्टी की कमी है? आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पे किशनगंज को दे दीजिए, अभी कृषि विद्यालय दिए तो नीतीश कुमार जी ने दिए, अल्पसंख्यक यहाँ पे दिए किस नीतीश कुमार जी ने दिए, उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अभी मदरसा के टीचरों को बहाली करना, उनको पेमेंट देना, वो कर रहा है सारे, मतलब इतना बढ़िया से वो चला रहा है। लेकिन हमारे लोग हैं जो इनको समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग क्या कहते हैं, अपना जाति विशेष को देख करके मैं इस पार्टी में हूँ क्योंकि ये मेरा पार्टी है, क्योंकि मैं फलाना, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मेरा ये पार्टी नहीं। आप सियासत कर रहे हैं, आपको इलाके की तरक्की चाहिए, तो तरक्की करने के लिए आपको भी सियासत को समझना पड़ेगा कि हमारे इलाके की तरक्की कैसे हो सकती है। वहाँ पर अगर जात धर्म देखना है तो फिर आप ग्रंथ लेकर के पढ़ते रहिए और मस्जिद में रहिए और मंदिर में रहिए। अगर विकास चाहते हैं तो सियासत को समझना पड़ेगा कौन हमारा विकास कर सकता है। राजद और कांग्रेस से कहीं ना कहीं बेहतर समझते हैं आप जनता दल यूनाइटेड को? बिल्कुल, मैं यूनाइटेड को नहीं समझ, मैं नीतीश कुमार को बढ़िया समझता हूँ एज ए मुख्यमंत्री। एज ए मुख्यमंत्री अब तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया होगा शायद बिहार में, जो भी आया हो कुछ ना कुछ तो करके ही कोई काम किया। किशनगंज के लिए हमको क्या दिया? मेरे किशनगंज को जो देगा मैं उसी को दूंगा। मेरे किशनगंज को, हम किशनगंज के वासी हैं, हमारे किशनगंज को जो सबसे ज़्यादा देगा मैं उसका कायल हूँ। मेरा तो अपना पर्सनल है, बाकी लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। 2023 बहुत हवाई भी दिया ना, 2023 अड्डा भी दिए हैं वो जी। 2023 नज़दीक में है जिसमें लोकसभा चुनाव होने हैं, तो आपका पसंदीदा कौन हो सकता है? किशनगंज के रहबरी किसके हाथों में दिया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग भाई वहाँ पर जब पहले कौन कैंडिडेट होंगे तब ना देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट है होंगे। अभी तो बहुत सारे लोग, अभी तो हमको मेरे नज़र में कम से 10 या 15 लोग आ रहे हैं। अब कौन आएंगे नहीं आएंगे उसको कैसे कहा जाएगा? लोकसभा जब होगा, वक्त आएगा तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, उस वक्त तो उसकी बात उस वक्त करेंगे। अभी हम कैसे बोल सकते हैं? चुनाव की जो ये पहला चुनाव आपने शायद लड़ा और जीता भी, क्या इसको यहीं पे रोक दिया जाएगा या फिर आगे बड़े लेवल पर आप? देखिए, अगर भ्रष्टाचारी नहीं रुका, अगर हमारे इलाके में विकास नहीं हुआ तो आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। इसके लिए मैं पीछे हटता नहीं हूँ। हमको जिस काम में अगर चले गए, अगर उस काम में हमको और कुछ करना पड़े, क्योंकि लाइफ में होता क्या चाहिए आपको, हम तो दूसरे को, इंसान का काम होता है दूसरे इंसान का काम आना। अब मैं एक राहबर बना हूँ तो मेरी रहबरी अगर बढ़िया रहेगी, लोग मुझे चुनेंगे। अगर मैं बढ़िया काम करूँगा तो मैं आगे आने का अगर इम्कान होगा आगे आऊँगा, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। लेकिन वक्त पर पता चलेगा। पहले हम कल का किसने देखा, कल मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी ज़िंदगी का किसी का कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन जब रहेंगे तो कुछ करके ही जाएंगे। मतलब आदमी, हर इंसान को चाहिए कि आप अगर पैदा हुए हैं तो गुमनाम मत मर जाइए। बहुत लाखों और करोड़ों आबादी है हमारे हिंदुस्तान की, बस कुछ चंद लोग ही को लोग जानते हैं। क्योंकि आप बाकी लोग तो गुमनामी में हैं। तो आप अगर कुछ पैदा हुए तो कुछ करके मरिए, तब लोग याद कर सकते। बड़े लंबे समय से आप सामाजिक मुद्दों को प्रहार करते रहते हैं, उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन जो आपका घर का रास्ता है जिससे आप रोज जाते हैं, उसकी हालत आपने देखी होगी। आप चूंकि रोज जाते हैं, क्या कभी आपने अपने स्तर से भी कोशिश नहीं किया कि उस बहुत क्या, मेरे अखबारों में देखेंगे कि मेरे पास दर्जनों कटिंग अखबारों के रखे हुए हैं। क्या वजह वो रास्ता बरसों से मैंने उसके लिए हाईवे को जाम किया था। 25 साल से वो रास्ता या 20 साल से ऐसा ही है। बस वही सवाल के जवाब में, आपके सवाल के जवाब, सवाल में ही आपका जवाब है। 25 साल पहले कौन विधायक था? वो विधायक को क्यों नहीं बनाया? इस पार भी बोर्ड लगा हुआ, इस पार भी बोर्ड लगा हुआ है। इस पार आपको जिला परिषद चेयरमैन का बोर्ड लगा हुआ, इस रोड का छोर में, इस रोड का छोर में विधायक का बोर्ड लगा हुआ रहता है, और रोड का हालत बिल्कुल कुछ नहीं है। तो काम किसने किया और काम करवाया कि नहीं करवाया, सिर्फ फंड में लेकर के चला गया। और क्योंकि वहाँ पे इस रोड से काम तो कोई किया ही नहीं। बोला ना कि ऐसे पार्टी के ऐसे लोग जो वहाँ काम करते हैं, बनते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। जीतने के मैनिफेस्टो उसका रहता ही नहीं है, तो कैसे काम करेगा? बोले जीत गया, मैं पैसे दे के जीता हूँ, पैसा खर्चा किया हूँ, तो मैं जीत गया हूँ, तो मैं आराम से रहूँ। फिर पैसा खर्चा करेंगे, फिर जीतेंगे, क्योंकि आवाम तो 500 रुपया में खुश रह जाती है
1000 रुपये में खुश हो जाती है, तो इसी तरह से हमको काम करने का क्या मतलब। कल हम लोगों ने एक खबर चलाया था जो बीबीगंज से है, वहाँ ट्रक का जो बालू लेके जा रहे थे उसे रोका वहाँ के ग्रामीणों ने, तो ना रॉयल्टी थी ना कोई जो प्रावधान चेक ये होते हैं कागजात होते हैं रसीद वसीद कुछ नहीं था। तो ऐसे अवैध खनन चाहे लोधाबाड़ी की बात करें या फिर कनकी नदी की बात करें, धड़ल्ले से अवैध खनन हरा बालू माफिया की जो जिगर है वो दबंगगिरी है काफ़ी बड़े पैमाने पर दिख रहा है। क्या नहीं चाहिए कि प्रशासन इस पर ध्यान आकर्षित करें? प्रशासन इसमें संलिप्त है। सबसे पहली बात मैं एक वर्ड में बोलता हूँ कि प्रशासन की संलिप्तता के बगैर अवैध खनन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन कितनों बार दिया आज से कुछ साल पहले कि आपका बालू अवैध खनन हो रहा है, मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। किसानों की जो मिट्टी है, जो अपनी ज़मीन उर्वरक शक्ति जो जब ऊपर में रहती है 6 इंच ऊपर 1 फीट ऊपर ज़मीन की रहती है, उसको काट के आप भट्टा में ईंट बनाने के लिए किसान बेच देता है मजबूरी में, क्योंकि भट्टा के पोल्यूशन से फसल नहीं होती है। तो मजबूरन अब किसान करे क्या, किसान का ज़मीन में फसल नहीं होता, किसान बेच देता उर्वरक को, लेकिन वो धुआं के चलते उसका फसल नहीं होता, ना धान होता। आप भी जानते होंगे कि फसल वहाँ पे हमारा बहादुर के सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। और धड़ल्ले से आपको नगर में आपका अभी भी अब दिखेगा, हर चारों तरफ नज़र दौड़ाइएगा तो 50 से ऊपर का JCB चलता होगा। कौन करवा रहा है ये करवा रहा है आपको खनन विभाग के लोग। उसको पैसा कुछ मिल जाता है और वो लोग अपना धड़ल्ले से चलने दिया। एक वर्ड में आपने बोल दिया कि प्रशासन इसमें संलिप्त है। बिल्कुल, अगर नहीं है तो क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा? अब किसान को ज़मीन कट रही है, फसल कैसे होगा? किसान को क्या पता कि मेरा उर्वरक शक्ति जा रही है, कुछ है, फिर बाढ़ आएगा तो फिर बह जाएंगे। 2017 की तरह बाढ़ आएगा तो आपका ज़मीन का लेवल तो नीचे हो जाएगा, आपका पानी कहाँ चला जाएगा, आपका घर कहाँ चलाएगा, फसल कहाँ चली जाएगी। ये सारी चीज़ें फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं ना, या उसको इतना समझ नहीं है। लेकिन खनन विभाग को ये समझ तो है, इतनी समझ वाली तो है, लेकिन हमको लगता है ये समझ रह करके भी नासमझी का काम कर रहा है। जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, DM साहब को भी मैं कहूँगा, ये सारे क्या हो रहा है। सिर्फ आप दौरा जो कर रहे हैं पूरे ज़िले का, कौन चीज़ का दौरा कर रहे हैं? खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, भट्टा चल रहा है, अवैध धुआं फेंक रहा है, हमारा पोल्यूशन हो रहा है, बच्चे का दमा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। ये सारी चीज़ कैसे चला? आगे क्या इरादा है कि नगर पंचायत को, जो आप खुद कह रहे थे कि नरक पंचायत है, नगर के तरह लग ही नहीं रहा है, नगर आने वाले 5 साल में क्या नगर के तरह लगेगा? 5 साल बहुत दूर बोल दिया आप, 1-2 साल के अंदर में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहादुरी लगेगा कि हाँ बहादुरी में है हम। आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको देख करके कार्य करते हैं, तो उन युवाओं के लिए विशेष तौर पर बहुत सारे युवा जो फेसबुक में सोशल मीडिया में आवाज़ को उठाते हैं समाज के, या फिर और तरह से कुछ करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना होगा, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, अगर स्टूडेंट हो, अगर पढ़ रहे हो, तो आप बढ़िया से पढ़ो और पढ़ करके दिखाओ कि मैं कुछ हूँ। मतलब अपने गुमनामी को गुमनाम मत रहने दो, अपने नाम को इतना ऊंचा तक पहुँचाओ कि आपके माँ बाप, आपके आगे पीछे जो रहने वाले पड़ोसी बोलेगा कि नहीं एक बंदा है, कोई लड़का है जो पढ़ करके इतना नाम कमा लिया, फलाना का बेटा, फलाना का पड़ोसी। और अगर आप राजनीति में भी हैं, अगर खिदमत कर रहे हैं कोई नौजवान पढ़ लिख करके, तो आप बढ़िया खिदमत कीजिए, निस्वार्थ खिदमत कीजिए, एक ना एक दिन आप आगे आइएगा, आपकी चमक बढ़ेगी। आपने KDB लाइव को वक्त दिया, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया। आपकी बात KDB लाइव के साथ आज हमारे खास मेहमान थे नगर पंचायत बहादुरगंज के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि वसीकुर रहमान साहब, जिनसे हमारी वार्तालाप हो रही थी। हमारी और उनके बीच जो गुफ्तगू हुई, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपकी राय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना महत्वपूर्ण राय जरूर दें, और आपसे हमारी गुजारिश रहती है, अगर आप हमें YouTube में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें Facebook में देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।